नमस्कार दोस्तों। हम आज बात करेंगे मुस्लिम लीग और भारत का विभाजन। ठीक है, हम 1857 से लेकर 1885 का फोल्डर कंप्लीट कर चुके हैं। 1885 तक का फोल्डर कंप्लीट है। 1885 से लेकर 1947 आज़ादी तक का भारत का फोल्डर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम 3 टॉपिक और देखेंगे। एक मुस्लिम लीग और इसकी पूरी कम्युनल पॉलिटिक्स, और दूसरा हम देखने वाले हैं क्रांतिकारी आंदोलन, और तीसरा राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता। ठीक है, तो नेताओं का मैं एक अलग फोल्डर डालूंगा, उसमें सारे नेताओं के नाम आ जाएंगे, जिसमें वीर सावरकर से लेकर सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर जवाहरलाल नेहरू, पटेल वगैरह सारे। ठीक है, उन नेताओं के बारे में मैं एक चौथा फोल्डर अलग से बना दूंगा। तो ये वीडियोस सारे आपके अभी 203 जो 2-3 वीडियोस बचे हैं, वो एक ये बचा है, एक क्रांतिकारी आंदोलन बचा है, इसमें एक संविधान, भारतीय संविधान का विकास, जो कि हम 1858 से स्टार्ट करेंगे और संविधान की विशेषताओं पे जाके उसको ख़त्म करेंगे 4-5 वीडियोस के बचे हुए। तो आज हम बात करेंगे 1947, और यूँ समझिए कि भारत का जो विभाजन हुआ, इसमें इस विभाजन के अंदर किस प्रकार कैसे योगदान रहा मुस्लिम लीग का। ठीक है, तो टॉपिक का नाम मैं दे रहा हूँ यहाँ पे भारत विभाजन में मुस्लिम लीग व जिन्ना का योगदान। ठीक है, देखिए विद्यार्थियों, मुस्लिम लीग और जिन्ना दोनों अलग नहीं है, क्योंकि जब से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है, 1906 में मुस्लिम लीग स्थापित हुआ, उसके 1906 के बाद जब 7, 8, 9, 10 1910 से मुस्लिम लीग के सम्मेलन में जिन्ना ने भाग लेना स्टार्ट किया, और 1913 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों का सदस्य बन गया था जिन्ना, दोनों का ही मेंबर था। और 1913 के बाद में फिर 16 में उसने मुस्लिम लीग की अध्यक्षता करी, और फिर जिन्ना ने मुस्लिम लीग को प्लेटफॉर्म बनाकर आगे मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए एक अलग देश की मांग, 2 नेशन थियरी से लेकर और भारत विभाजन तक उसने अपनी जितनी भी डिमांड्स थी उनको पूरा किया था। तो जिन्ना ने मुस्लिम लीग को एक प्लेटफॉर्म के रूप में यूज़ किया था। अपने हितों की पूर्ति हेतु, अपने मांगों को पूरा करने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए जिन्ना ने जिस मंच का उपयोग किया था वो था मुस्लिम लीग। और इसी वजह से विद्यार्थियों, ये जो पाठ परीक्षाओं में पूछा जाता है, सिलेबस में रखा जाता है, तो इस नाम से रखा जाता है कि भारत विभाजन में जिन्ना और मुस्लिम लीग का योगदान। जिन्ना नेतृत्व था और मुस्लिम लीग एक मंच था, उसका प्रयोग करके ही जिन्ना ने एक प्रकार से अपने इरादों को कामयाब किया था। और इसमें जिन्ना का कई सारे नेताओं ने योगदान दिया था, जिन्ना का साथ दिया था, और ये एक प्रकार से इन सारे नेताओं का गुट था मुस्लिम लीग, जो अपने आप को मुसलमानों का नेतृत्व मानती थी, अपने आप को मुसलमानों का एकमात्र दल मानती थी। तो कहने का साफ मतलब है कि भारत विभाजन में मुस्लिम लीग संगठन व जिन्ना के नेतृत्व का योगदान। तो इसमें हम 3 चीज़ें देखने वाले हैं। इसमें क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, और इस स्थापना में हम इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझेंगे, और फिर हम है वो इसका स्थापना देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा पॉइंट क्या देखने वाले हैं
प्रमुख अधिवेशन, ठीक है, प्रमुख अधिवेशन एवं इनकी उपलब्धियां। ठीक है, अब उपलब्धियों में फिर जिन्ना वगैरह का सारा हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट, जिन्ना की भागीदारी। ठीक है, देखिए विद्यार्थियों, हम जब अधिवेशन देखेंगे उसके, तो अधिवेशन में जिन्ना अपने आप साथ में आता जाएगा, तो इसको अलग से देखने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, ज़रूरत होती नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम अधिवेशन पढ़ते हैं तो हर अधिवेशन में जिन्ना आता रहेगा। और हाँ, कुछ अधिवेशन के इतर कार्य होंगे, जैसे कोई ऐसा कार्य जो अधिवेशन में नहीं हुआ बल्कि जिन्ना ने अपने व्यक्तिगत स्तर पे किया है और वो कार्य भारत विभाजन का कारण बना है, तो उसको, ऐसे कार्यों को हम यहाँ पे ले लेंगे जिन्ना की भागीदारी में, ताकि 1906 से 1947 की पूरी राजनीति कवर हो जाए और कोई भी पॉइंट शेष ना बचे, हमारा प्रश्न भी गलत ना हो, हमारी समझ भी विकसित हो और हम बच्चों को आगे अच्छे से पढ़ा भी सकें। ठीक है, तो तीनों चीज़ों को हम कवर करेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना, प्रमुख अधिवेशन और जिन्ना की भागीदारी। अब आगे की क्लासेज जो है वो ये चलेगी। और अब मैं इस बात को शुरू करने जा रहा हूँ मुस्लिम लीग की स्थापना से। ठीक है, अपन आप इस पूरे इसको बना दो आराम से, और फिर मैं आपकी अलग स्लाइड पे आ रहा हूँ। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना। अब देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि देखने का प्रयास करते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ठीक है, पृष्ठभूमि जानना ज़रूरी होती है, किसी भी व्यक्ति को समझना हो, चाहे संगठन को समझना हो, चाहे किसी बात को समझना हो, चाहे किसी नीति को समझना हो, चाहे किसी भी संगठन को समझना हो, उसकी पृष्ठभूमि, उसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो मैं अभी ऐसा ही कुछ प्रयास करूंगा कि आप है वो इसका बैकग्राउंड जान सको कि क्या ऐसे कारण रहे कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ठीक है, सबसे पहली चीज़ देखिए विद्यार्थियों, हुआ क्या था कि 1885 के अंदर, 1857 की जब क्रांति हुई, तो 1857 की क्रांति के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता बड़ी गजब की थी। ठीक है, और हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए अंग्रेज़ों को पता चल गया था कि इस एकता के रहते हुए हम इनको कभी रूल नहीं कर पाएंगे, हम कभी इनके ऊपर शासन नहीं कर पाएंगे, इनकी एकता को खंडित करना बहुत ज़रूरी है। ये 1857 की क्रांति के अंदर अंग्रेज़ों को लग गया था। इसके बाद देखिए, इन्होंने भारत को विभाजित करने के लिए कई प्रकार की, जैसे फूट डालो राज करो की नीति यहीं से शुरू हो जाती है कि भारतीयों में फूट डालो और राज करो, ये ज़रूरी है। ठीक है, फूट डालो, जैसे ही अगर हिंदू मुसलमानों में फूट नहीं डाली गई तो आप इनके ऊपर रूल नहीं कर सकते, शासन नहीं कर सकते। ये ब्रिटिशर्स को बहुत अच्छे से पता चल गया था 57 की क्रांति के दौरान ही। अब फूट डालो शासन करो नीति स्टार्टिंग में केवल यूँ कहिए कि स्टार्टिंग में बस इनके इरादे थे ब्रिटिशर्स के, और इस हेतु उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। अब ये इनडायरेक्टली काम हो रहे थे, जैसे मुस्लिम तुष्टीकरण किया जा रहा था, सर सैयद अहमद खान जैसे लोगों को, और जैसे मुसलमानों को अलग से नीतियाँ बना रहे थे, मुसलमानों को अलग मोटिवेट कर रहे थे और हिंदुओं के लिए कुछ अलग कर रहे थे। कांग्रेस की जब स्थापना हो गई, तो कांग्रेस की स्थापना के बाद इन्होंने इसको मूर्त रूप देना शुरू किया, इस नीति को, मुसलमानों को ये कह के कि ये हिंदुओं की संस्था बन गई है, ये हिंदुओं की मांग करेगी, इसमें हिंदुओं को एक प्रकार से अधिकार दिलवाएगी, मुसलमानों के पास ऐसी कोई संस्था नहीं है। इन्होंने, अब विलियम W हंटर का नाम आता है, इसने इंडियन मुसलमान पुस्तक लिखी।
क्या लिखी? इंडियन मुसलमान। इस पुस्तक के जरिए हंटर ने मुसलमानों को यह बताने का प्रयास किया है कि अगर आप एक समुदाय का, एक संप्रदाय का विकास तब तक नहीं होगा जब तक वो अपने अधिकारों की मांग नहीं करेगा। तो पहले क्या था कि भारत में दोनों एक थे, अब मुसलमानों को ये बात दिमाग में घुसाने का प्रयास कर रहे थे कि आपको अगर मुस्लिम रिलीजन का, मुस्लिम कम्युनिटी का डेवलपमेंट करना है, मुस्लिम कम्युनिटी को अगर मुख्य धारा में लाना है, तो आपको अपने अधिकारों की मांग करनी पड़ेगी। और यहीं से विभेद या फूट डालने का, बीज बोने का काम शुरू कर दिया था। और इस इंडियन मुसलमान पुस्तक के अंदर ही टू नेशन थियरी के बीज मिल जाते हैं। टू नेशन थियरी का मतलब ये है कि एक राष्ट्र में एक समुदाय रह सकता है, दो समुदायों का विकास नहीं हो सकता। हिंदुओं का अलग राष्ट्र होगा, मुसलमानों का अलग राष्ट्र होगा। फिर उसके बाद में टू नेशन थियरी जब इंडियन मुसलमान पुस्तक में दिख गई थी, और उसके बाद विनायक दामोदर सावरकर ने भी इस नीति को आगे बढ़ाया था। उन्होंने हिंदुओं के एंगल से बात की थी कि हिंदुओं को अपने विकास के लिए हिंदू राष्ट्र की स्थापना की जानी चाहिए। और जिन्ना टू नेशन थ्योरी में मुसलमानों की वकालत कर रहा था कि भाई हमें एक प्रकार से मुसलमानों के विकास के लिए एक मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना की जानी चाहिए। हालांकि ये मांग 1940 के लाहौर सम्मेलन में स्थापित की गई। आगे हम समझते जाएंगे, अभी कोई तथ्य इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन आगे पढ़ेंगे तो एक होमवर्क के साथ देखेंगे। लेकिन अभी मैं एक मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। तो 1857 तक सब ठीक था। 1857 के बाद में ब्रिटिशर्स ने हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाने के सारे प्रयास किए, और ऐसा नहीं है कि वो असफल रहे, प्रयासों में बिल्कुल वो सफल रहे। कांग्रेस की स्थापना के बाद में इन्होंने अटैक करने और शुरू कर दिए ब्रिटिशर्स ने। और फिर क्या हुआ देखिए, उन्होंने बंगाल का जो विभाजन किया, मैं आपको बता रहा हूँ कि 1885 तक तो इन्होंने केवल कागजों में इस नीति को रखा है। 1885 के बाद में इन्होंने ग्राउंड लेवल पे इस नीति को उतारा। जब हिंदू और मुसलमानों दोनों को ये एहसास करवाया गया, स्पेशली मुसलमानों को एहसास करवाया गया कि आपको अपने हक के लिए अलग होना पड़ेगा। सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में ऑल इंडिया मोमडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई 1886 में। हालांकि उसका नाम पहले अलग था, बाद में 90 में इसका नाम कर दिया, सेम कर दिया। उसके हर साल सम्मेलन होते थे। उन सम्मेलन में पॉलिटिकली एंड एजुकेशनल दोनों टाइप की बात की जाती थी। कांग्रेस के सामने इन्होंने भी अपने संगठन बनाए थे, मैं आपको आगे समझाऊंगा इसके बारे में भी। फिर 1885 से दोनों धीरे धीरे अलग होने शुरू हो गए। 1905 का जो बंगाल विभाजन था वो इसी नीति का एक मूर्त रूप था। जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल को विभाजित करके हिंदुओं और मुसलमानों की यूनिटी को तोड़ने का एक कुत्सित असफल प्रयास किया। उन्होंने बंगाल विभाजन किया, हिंदू बाहुल्य बंगाल अलग, मुस्लिम बाहुल्य बंगाल अलग, ये तर्क देते हुए कि प्रशासन की व्यवस्था को संभालने के लिए इतने बड़े बंगाल का विभाजन करना जरूरी है। और बंगाल विभाजन के इनके छिपे हुए उद्देश्य तत्कालिक नेता लोग समझ गए थे। रविंद्रनाथ टैगोर हो, चाहे अश्विन कुमार दत्त हो, वहाँ के जो भी नेता थे, जो बंगाल विभाजन में हम पढ़े हैं, आपने पढ़ा है, हम अच्छी तरीके से हमने पढ़ा है बंगाल विभाजन में इसको। तो ये सारे जो नेता थे, नेता इस उद्देश्यों को भांप गए और उन्होंने जनता के अंदर स्वदेशी और साथ साथ में बहिष्कार जैसे प्रस्ताव लाए। इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनाइटी, राखी दिवस बांधे, एक दूसरे ने वंदे मातरम के गीत गाए। राखी दिवस इसलिए बांधे कि हम उनकी राखी बांधे ताकि इनको आपस में ये फूट डालने में अंग्रेज सफल न हो। ये 1905 की बात कर रहा हूँ। फिर 1906 में इन्हीं अंग्रेज़ों ने आगा खान, मुश्ताक हुसैन, जैसे अपन वकारुल मुल्क कहते हैं, सलीमुल्लाह खान, हकीम अजमल खान, मोहम्मद अली जोहार, ऐसे सारे नेताओं को आगे करके इन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग बनवाया। बात समझते जाइए आप। 1885 में खाई बढ़नी शुरू हुई। 1905 में इन्होंने
ग्राउंड पे काम करना शुरू किया। 1906 में मुस्लिम लीग बना के कांग्रेस के जवाब के रूप में मुसलमानों का एक प्रतिनिधि संगठन बनाया। और 1909 के अंदर जब मार्लिमेंटो अधिनियम आया, जिसको हम भारत के संवैधानिक विकास में समझने वाले हैं, उस मार्लिमेंटो अधिनियम के अंदर मुसलमान अपनी मांग पृथक निर्वाचन की स्वीकार करवाने में सफल रहे और मार्लिमेंटो ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया। का मतलब ये था कि मुसलमानों के लिए सीटें रिजर्व की गई, जहां मुसलमान खड़ा होगा वह मुसलमान ही वोट दे सकता है। ये वहाँ पे उस समय पत्राचार में मार्ले और मिंटो ने आपस में बात भी की थी कि हम जहर के नाग के दांत बो रहे हैं और ये जहर उगलने वाला है। 1909 के मार्लिमेंटो अधिनियम को कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया, स्पेशली इस शर्त को स्वीकार नहीं किया। तब तक ठीक था, लेकिन जब लखनऊ समझौता हुआ 1916 के अंदर, लखनऊ समझौते के अंदर मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों का अधिवेशन हुआ था और उसमें इन दोनों में आपसी शांति बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने सबसे बड़ी भूल करी और मार्लिमेंटो की शर्त को स्वीकार किया पृथक निर्वाचन की। अब मुसलमानों को लगा कि भाई हमारा हक, वो अब मुसलमान अपने हक के लिए लड़ रहे थे। उनको किसी भी स्वतंत्रता से मतलब नहीं था, उनको देश की स्वतंत्रता की डिमांड उसने कहीं पर भी नहीं की थी। वो सिर्फ और सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रहे थे। और ये बात 1906 के बाद से मुस्लिम लीग की स्थापना से शुरू हो गई थी। जब भी कांग्रेस और लीग के बीच में कोई एग्रीमेंट होता था तो इस बात को लेके होता था कि आप आज़ादी की मांग एक्सेप्ट करो, हम आपकी मांग स्वीकार करेंगे। जब भी इनके बीच में कब बैठक हुई, चाहे वो नेहरू रिपोर्ट से पहले हुई, चाहे जिन्ना की 14 सूत्र हो, ये अपनी मांग रखते थे और कांग्रेस से ये कहते थे आप हमारी मांग स्वीकार करोगे तो हम आपकी स्वतंत्रता की मांग स्वीकार करेंगे। तो मुस्लिम लीग का अगर 1947 तक का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो आपको ये लगेगा कि इन्होंने स्वतंत्रता की मांग की नहीं, बल्कि ये कहा कि हम स्वीकार आपकी मांग, कांग्रेस की कहा कि तभी करेंगे जब आप हमारी मांग स्वीकार करोगे। चाहे वो कांग्रेस की डोमिनियन स्टेट की मांग हो, चाहे वो कांग्रेस की आपकी स्वतंत्रता की मांग हो। तो कांग्रेस की जितनी भी डिमांड्स होती थी राष्ट्र के लिए, उस राष्ट्र की डिमांड को अड़ाने का काम मुस्लिम लीग ने हर जगह किया। और मुस्लिम लीग स्पष्ट रूप से कहता था कि हमारी आप मांग मानो तभी हम आपकी वो मांग मानेंगे। तो 1909 के मार्लिमेंटो का पृथक निर्वाचन का जो प्रोविजंस थे, जो प्रावधान थे, उनको कांग्रेस ने लखनऊ समझौते में स्वीकार करके सबसे बड़ी भारी गलती कर दी और मुसलमानों को लगा कि हाँ ये हमारा काम हो सकता है। आगे 1920 में जब खिलाफत आंदोलन हुआ, विद्यार्थियों यहाँ एक बहुत बड़ी गलती हुई। गलती ये भी कि खिलाफत आंदोलन जो था ये बेसिकली इसका भारत से कोई संबंध नहीं था। मैंने आपको बताया भी है, खिलाफत आंदोलन का संबंध तुर्की के खलीफा से था। अब तुर्की के खलीफा का इस आंदोलन को भारत में जो भी धार्मिक नेता थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, जिसे अपन अली बंधु कहते हैं, धार्मिक नेता थे, ये बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल लोग नहीं थे। और गांधी जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण करते हुए, गांधी जी को लगा कि मुसलमानों का सहयोग लेने के लिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। इवन उन्होंने असहयोग आंदोलन में उसको शामिल किया। मैं पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में। इससे जिन्ना जैसे इंटेलेक्चुअल लोग नाराज हुए गांधी जी से। गांधी जी को कहा कि आप ये गलत कर रहे हो, और इन्होंने ब्रिटिशर्स के विरुद्ध जिहाद जैसी घोषणाएं कर दी। और यहाँ पे कट्टरपंथी जो मौलवी वर्ग था वो हावी होना शुरू हो गया। तो 1916 की लखनऊ गलती सुधरी नहीं थी और 1920 के अंदर हमने कट्टरपंथियों को बढ़ावा देके मुस्लिम इंटेलेक्चुअल वर्ग जो था, वो भारत के साथ जो रहना चाहता था, उनको भी नाराज कर दिया। हुआ क्या, फिर जैसे ही भारत असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ और उधर से मुस्तफा कमाल पाशा ने मामला खत्म कर दिया तुर्की का, तो मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से अपना समर्थन वापस ले लिया। कांग्रेस हकीम अजमल खान जैसे लोगों को अध्यक्ष बना रही थी और वो मुस्लिम लीग के भी अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद में जब नेहरू रिपोर्ट का काम शुरू हुआ तो वहां पे जिन्ना फिर अड़ गए और खाई बढ़ती गई। लेकिन अभी क्या था कि जो मुस्लिम लीग के नेता लोग थे उनकी आपस में टक्कर चल रही थी, जनता बिल्कुल एक थी।
हिंदू मुसलमान ग्राउंड लेवल पे एक थे, नेता आपस में चल रहे थे। और इसका प्रमाण क्या था विद्यार्थी? 1937 के जब चुनाव हुए, प्रांतीय चुनाव, उन चुनावों में मुस्लिम लीग की सीटें भी कांग्रेस ने जीत ली थी। इसका साफ मतलब था कि ग्राउंड लेवल पे जनता इनके साथ में थी। यहां तक ठीक था। 1937 के चुनावों के अंदर जीतने के बाद मुस्लिम लीग ने ग्राउंड वर्क पे काम किया और कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती ये रही कि उसने ग्राउंड लेवल छोड़ दिया। वो नेताओं को राजी करने में लगे रहे, नेहरू जी हो चाहे गांधी जी हो, सारे ये लोग नेताओं को राजी करने में लगे रहे, जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया। और मुस्लिम नेताओं ने क्या किया, उन्होंने ग्राउंड पे काम करना शुरू किया। उन्होंने कांग्रेस की जो सरकारें बनी थी उनके खिलाफ उन्होंने कई कमेटियां बैठाई, पीरपुर समिति वगैरह, पढ़ेंगे हम इसको आगे। और ग्राउंड लेवल पे ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा काम किया कि मुसलमानों को ये महसूस करवाया कि मुस्लिम लीग ही आपकी एकमात्र प्रतिनिधि सभा है। परिणाम विद्यार्थियों ये निकला कि आगे चलकर 1946 के अंदर जब वापस चुनाव हुए तो मुस्लिम लीग उन सारे क्षेत्रों में सीटें जीत गई जहां पे वो 1927-37 में हारी थी। और अब एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि कोई गुंजाइश नहीं बची थी कि भारत विभाजन को रोका जा सके। और 1937 के चुनाव के बाद 1940 के अंदर लाहौर में स्पष्ट रूप से जिन्ना ने कह दिया था कि अब पाकिस्तान से कम कोई मांग स्वीकार नहीं है। और 40 के बाद आप जितने भी संवैधानिक सुधार देखोगे, चाहे वो क्रिप्स मिशन का हो, चाहे कैबिनेट मिशन हो, चाहे वेवेल योजना हो, चाहे शिमला समझौता हो, चाहे वो आपके अभी मेनन फॉर्मूले जितने भी हमने पढ़े हैं 1947 से पहले, उन सभी में जिन्ना की एक ही डिमांड रही कि पाकिस्तान से कम कुछ भी स्वीकार नहीं। यहाँ तक कि लास्ट में उसने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, लड़के लेंगे पाकिस्तान। अगर आप संवैधानिक तरीकों से हमें पाकिस्तान नहीं दोगे तो हम पाकिस्तान को लड़के लेंगे। और अंततः गतवा जिन्ना सफल हुए और 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान अलग राष्ट्र बना और ये सारी कहानी हुई। तो ब्रिटिशर्स अपने इरादों में सफल हो गए, फूट डाल के राज करने में सफल हुए, जिन्ना अपने इरादों में सफल हो गया। कांग्रेस के नेता सारे के सारे यूं समझिए कि हार गए और भारत माता का विभाजन हो गया। तो जब हम भारत विभाजन और लीग को पढ़ते हैं, हमें जब इंटरव्यू में प्रश्न किए जाते हैं कि भारत विभाजन के पीछे रीजन क्या थी, क्या भारत विभाजन को बचाया जा सकता था, तब रीजन की बात आती है, तब हम 3 रीजन बताते हैं। इवन ये मुझे भी इंटरव्यू में पूछा गया था। तो पहला रीजन ये बताया जाता है मुस्लिम लीग और जिन्ना की हठधर्मीता, वो पाकिस्तान से कम कुछ स्वीकार नहीं कर रहे थे। और दूसरा कांग्रेस कैसे 1916 की गलती हो, चाहे 20 की गलती हो, चाहे 27-28 नेहरू रिपोर्ट्स 29 इनकी गलतियां हो, चाहे 1937 के बाद ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करना हो, मुस्लिम तुष्टीकरण करना हो, ये सारी नीतियां जो कांग्रेस की थी कहीं न कहीं मुसलमानों को तुष्टीकरण कर रही थी। इससे मुसलमानों के मांगे कंटिन्यू बढ़ती गई, मांगे बढ़ते बढ़ते वो स्वतंत्रता की मांग, विभाजन की मांग तक आ गए। और तीसरा कारण था अंग्रेज, जो फूट डालो राज करो के तहत अपने शासन को लगातार जारी रखना चाहते थे और वो चाहते थे कि दोनों टूटे हुए रहें। तो ये 3 मेन कारण थे भारत विभाजन के। अब अगर ये पूछा जाए कि भारत विभाजन के बीज कहाँ पड़े, शुरुआत कहाँ से हो गई, तो हम कहते हैं मार्लिमेंटो अधिनियम से। उसमें जब पृथक निर्वाचन देते इनकी पहली मांग स्वीकार करते ही मुसलमानों ने और सारी डिमांड्स रखनी शुरू कर दी। और कांग्रेस ने गलती कब करी, मार्लिमेंटो सुधारों को लखनऊ समझौते में स्वीकार करके। अगर कांग्रेस उस मांग को स्वीकार नहीं करती तो मुस्लिम लीग कभी और मांगे संभवतः नहीं कर पाता, क्योंकि उनको पता होता है कि जब ये मांग स्वीकार नहीं हुई तो आगे कैसे होगी। कांग्रेस को वहीं पे थोड़ा कड़ा रवैया अपनाना चाहिए था, वहाँ इन्होंने ढीला रवैया अपना के उन लोगों को, उन नेताओं को 1937 के चुनाव तक आप सोचिए भारत के मुसलमान और हिंदू एक थे, सिर्फ नेता ही आपस में लड़ रहे थे, उनको पावर चाहिए थे। किसी को मुस्लिम राष्ट्र अलग बना के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनना था, तो किसी को हिंदू राष्ट्र अलग बना के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनना था। जैसे भी था पावर चाहिए थी, जनता को इन चीज़ों से कोई लेन देन नहीं था। लेकिन 1937 के बाद में कांग्रेस ने ग्राउंड वर्क बिल्कुल छोड़ दिया
और 1937 के बाद में मुसलमान ग्राउंड वर्क पे चले गए नेता सारे के सारे, और परिणाम 1946 के चुनाव में आप देख सकते हो। तो इस प्रकार इस पाठ का जो नाम है भारत विभाजन में मुस्लिम लीग और जिन्ना का योगदान, तो इस नाम के पीछे हम यूं कहते हैं कि अगर लीग नहीं बनती तो शायद जिन्ना इतने पावरफुल नहीं होते। अगर जिन्ना नहीं होता तो लीग संभवतः ऐसी मजबूती से मांगे और हठधर्मिता के साथ 40 साल तक अड़े नहीं रहता। 1910 से लेकर और 1947 40 साल तक ये अड़े रहे। तो इसलिए इन दोनों को भारत विभाजन में ही एक प्रकार से बड़े कारण के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो ये तो बात थी इसकी मुस्लिम लीग की पृष्ठभूमि की, जो आपको समझनी चाहिए थी, और इस वजह से मैंने आपको ये सारी बात बताई। तो कई बार ऐसे सवाल आता है कि फूट डालो और राज करो नीति कब आई, तो इसका कोई फिक्स नहीं है। मैंने आपको पूरी कहानी बता दी। 1857 के बाद में इन्होंने कागजी रूप में काम शुरू कर दिया था। विलियम हंटर की पुस्तक इंडियन मुसलमान में इस नीति का खुले तौर पे यूज़ हुआ, इसका +2 नेशन थियरी का, द्विराष्ट्र सिद्धांत का। और फिर 1906 के 5 के बंगाल विभाजन में इस नीति को मूर्त रूप देने का प्रयास हुआ। 1906 में दोबारा फिर प्रयास हुआ और 1909 में ये नीति साकार हो गई, यूँ कहिए कि मार्लियामेंटो सुधार के रूप में। और फिर आगे के सारे काम फूट डालो राज करो नीति का हिस्सा थे। 1905 के बाद से ये हिस्सा शुरू हो गया था। बंगाल विभाजन भी फूट डालो राज करो नीति का हिस्सा था, और इसके अलावा मुस्लिम लीग की स्थापना भी फूट डालो राज करो नीति का हिस्सा था। मार्लियामेंटो अधिनियम, बाकी सारे इसके बाद के जितने भी थे ये सारे के सारे फूट डालो राज करो नीति का हिस्सा थे। तो विद्यार्थियों, ये कुछ मेन बातें थी। ये चीज़ें ऐसे समझनी बहुत ज़रूरी है। बात अगर समझ में नहीं आती है तो फिर रटनी पड़ती है, और अगर रटेंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ किताबें, ये किताब हो गई, फूट डालो राज करो नीति हो गई, और हम यहाँ पे इसके बारे में ऐसे लिख सकते हैं कि 1905 का बंगाल विभाजन। ठीक है, हालांकि इस बात को हम पूरा पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। 1905 का बंगाल विभाजन, 1916 का लखनऊ समझौता, जहाँ पे उससे पहले 1909 का मार्लियामेंटो सुधार, इसको हम पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, और 1916 का लखनऊ समझौता, ये सारे के सारे माइलस्टोन हैं एक प्रकार से किसके, भारत विभाजन के, फूट डालो राज करो नीति के। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें। तो बीच में 1906 में बंगाल विभाजन से बाद में जस्ट मुस्लिम लीग की स्थापना, ब्रिटिशर्स अपना काम कर रहे थे और हम उसको समझ नहीं रहे थे। सर सैयद अहमद खान जैसे लोगों का भी ब्रेन वॉश आर्चबोल्ड ने कर दिया था। मिंटो ने तो फिर बहुत ज़्यादा ही घटिया काम कर लिया था। अब देखिए क्या हुआ। ये तो कुछ पृष्ठभूमि हो गई, इसको आप सामान्य मैंने जो बोला है उसको संक्षिप्त में 5-7 लाइनों में लिख लो, बाकी ज़्यादा चीज़ें आगे वैसे ही आएगी ये सब। अब पृष्ठभूमि के बाद मैं स्थापना की बात करूं तो पहले मैं बता देता हूं, फिर लिखता हूं इसके बारे में। तो हुआ क्या था, हुआ ये था कि सर सैयद अहमद खान ने 1886 के अंदर ऑल इंडिया मोमडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन पहले बुलाया था, और उसके बाद में इसका लगभग हर वर्ष सम्मेलन होता था। ठीक है, 1906 के अंदर इसका सम्मेलन होने वाला था। इसका सम्मेलन अक्सर दिसंबर में हुआ करता था। 1906 में इसका सम्मेलन होने वाला था, और उससे पूर्व इनके कुछ नेता, आर्चबोल्ड जो था प्रिंसिपल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल आर्चबोल्ड ने इन सारे नेताओं का ब्रेन वॉश कर दिया था। ब्रेन वॉश इस हिसाब से किया, आर्चबोल्ड के साथ में मोहसिन वगैरह बहुत सारे और भी लोग थे, मोहसिन उल मुल्क जैसे लोग थे। इनको ये कहा गया कि मुस्लिम युवा जो है कांग्रेस की तरफ जा रहा है। अगर मुस्लिम युवा कांग्रेस की तरफ जाएगा तो मुसलमानों के हक की बात कौन करेगा। और इस
तरह इसने ऐसे ब्रेन वॉश किए कि कुछ नेता लोग मिलकर सबसे पहले इन्होंने डनलप स्मिथ से लखनऊ में भेंट करी। डनलप स्मिथ वायसराय के निजी सचिव थे। उसके बाद में 1906 के अंदर ही ये लोग शिमला गए, लॉर्ड मिंटो से मिले। मिंटो उस समय वायसराय थे। मिंटो को कहा कि भाई आप जो अधिनियम लाने वाले हैं आगे, उसमें हमें आरक्षण वगैरह देने की व्यवस्था की जाए। मिंटो ने इनका स्वागत किया और मिंटो ने कहा वहाँ पे कि आप लोग जो है अपने एक हितों, राजनीतिक हितों की रक्षा करने के लिए आप अपना एक पार्टी बना दो, गुट बना दो, एक संगठन बना दो, ताकि आप संगठन की तरफ से बात रखोगे तो हमें ज़्यादा ठीक लगेगा। उससे प्रभावित होकर दिसंबर के अंदर 27, 28, 29, 30 4 दिन सम्मेलन जो चलने वाला था, ऑल इंडिया मोमडन एंग्लो कॉन्फ्रेंस, जो कि ढाका में आयोजित होने वाली थी, तो 27 से 30 दिसंबर के बीच में ढाका के अंदर जो नवाब सलीमुल्लाह खान के घर के अंदर सम्मेलन आयोजित हुआ। उसके घर के आसपास शाहबाग था, पूरा एक पार्क था, उस पार्क में कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। 27 तारीख को कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई। ये एजुकेशन कॉन्फ्रेंस थी। कॉन्फ्रेंस में लगभग कहते 3000 लोगों ने भाग लिया। कॉन्फ्रेंस का पहला दिन 27 तारीख नवाब सरफुद्दीन, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट के नए नए जस्टिस बने हुए थे, उसने पहले दिन इसकी अध्यक्षता की। 27 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख 3 दिन तक एजुकेशन से संबंधित बातें हुई। इसलिए जज को अध्यक्ष बनाया गया था, वो भी एजुकेशनलिस्ट था। 30 तारीख को राजनीतिक सत्र शुरू हुआ। उसकी अध्यक्षता मुश्ताक हुसैन जुबेरी, जैसे नवाब फ़कार उल मुल्क की उपाधि थी। नवाब की उपाधि इसलिए थी कि उसने हैदराबाद के अंदर अंग्रेज़ों के अधीन 17-18 साल तक सेवा दी थी, इसलिए उसको नवाब की उपाधि दी गई थी। और हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा उसको वक़ार उल मुल्क की उपाधि दी गई थी। उसने 30 तारीख को जो राजनीतिक सत्र हुआ, उसने उसकी अध्यक्षता की। उस दिन सलीमुल्लाह ने एक प्रस्ताव रखा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना का। प्रस्ताव पारित हो गया। जितने लोगों ने भाग लिया था उन सारों को उसका सदस्य बना दिया गया और मुस्लिम लीग की स्थापना उसी दिन 30 दिसंबर 1906 को ढाका के अंदर सलीमुल्लाह खान के घर पे अध्यक्ष उस और नवाब वक़ार उल मुल्क की अध्यक्षता में उस दिन ही हो गई। आगा खान, जो कि 48वें इमाम थे, धर्मगुरु थे वहाँ के, आगा खान तृतीय था ये, तो इससे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये उपाधि थी आगा खान की। उसको इसका मानद ऑनरेरी डायरेक्टर बनाया गया, ऑनरेरी चेयरपर्सन बनाया गया, मानद अध्यक्ष बनाया गया और अलीगढ़ में इसका मुख्यालय रखा गया। ठीक है। उसके बाद में अगला जो सम्मेलन हुआ 1907 के अंदर कराची में सम्मेलन किया गया। पहला ऑफिशियल सम्मेलन था इसका, कराची सम्मेलन हुआ। उसके बाद में कराची सम्मेलन के अंदर जो मोहम्मद अली जोहार थे, अली बंधु, उसने इसका संविधान लिखा, जैसे ग्रीन बुक कहते हैं। कराची के अंदर संविधान का पूरा फॉर्मेशन उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया। और फिर 1908 का सम्मेलन अमृतसर में हुआ। 1910 के बाद से जिन्ना ने इसमें भाग लेना शुरू किया। तो ये कुछ बातें थी। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ बातें आपको आज लिखवा दूँ। ठीक है। स्थापना, क्या लिखेंगे हम इसमें? ये लिखेंगे कि मुस्लिम नेता मुसलमानों के हितों की रक्षार्थ सर्वप्रथम, देखिए सबसे पहले ये जो लॉर्ड मिंटो है, मिंटो का जो पर्सनल सेक्रेटरी था डनलप स्मिथ, उससे मिले थे लखनऊ के अंदर।
और उसके बाद जो मिले ये, उसके बाद मिंटो से मिले शिमला में। मिंटो उस समय शिमला में थे, ठीक है। तो रक्षार्थ सर्वप्रथम मिंटो की निजी सचिव मिंटो के निजी सचिव डनलप स्मिथ से लखनऊ में भेंट करते हैं, ठीक है। इसमें अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्राचार्य आर्चबोल्ड, यही था पूरा बढ़ाने वाला, यही व्यक्ति था, इसी ने सभी का दिमाग खराब कर रखा था। आर्चबोल्ड तथा मोहसिन उल मुल्क ने मुख्य भूमिका निभाई। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि मोहसिन उल मुल्क कौन था सर, तो मैं बता देता हूँ कि ये भी कोई भला आदमी नहीं था। ये जो अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा थी, अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा समिति, शिक्षा संघ जो था का सचिव था। सर सैयद अहमद खान का घनिष्ठ मित्र था। खान का घनिष्ठ मित्र तथा उसका उत्तराधिकारी था। ठीक है, तो इन दोनों की एक महती भूमिका थी इसमें। आगे क्या हुआ देखिए। तत्पश्चात तत्पश्चात 35 मुस्लिम नेताओं का एक दल अक्टूबर 1906 में शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिला। तथा पृथक निर्वाचन जैसी मांगे रखी। इस मुलाकात के बाद एक मिनट, नेतृत्व में एक दल, अब इस दल का नेतृत्व आगा खान ने किया था ना। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक दल बनाने का निर्णय लिया। इस दल का नेतृत्व आगा खां थर्ड ने किया। अब आपके अगर दिमाग में यह रहा है कि आगा खां थर्ड कौन है, तो मैं ये भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, आगा खां थर्ड जो है, ये आपके यूँ कहिए कि
एक मुस्लिम धर्म गुरु था जिसका मूल नाम सुल्तान मोहम्मद शाह था। मूल नाम क्या था? सुल्तान मोहम्मद शाह। ठीक है, जो कि 48वें धर्म इमाम थे, धर्म गुरु थे। किसके? निजारी इस्माइली समुदाय के 48वें इमाम निजारी इस्माइली समुदाय के 48वें इमाम थे। कौन? आगा खान। ठीक है, आगा खान थर्ड थे, याद रखना, आगा खान थर्ड। और मूल नाम सुल्तान मोहम्मद शाह था और इस समुदाय के इमाम थे। ठीक है, इसलिए इनको ये आगा खान की उपाधि थी। तो कई बार आगा खान सेकंड, फर्स्ट, थर्ड ऐसे भी आता है। अब आगे देखिए क्या हुआ। ये कहानी तो होगी इससे पहले कि आप इसको लिख लो। अब आगे देखिए, अब ये सारी चीज़ होने के बाद में फिर अब क्या होगा? 27 से 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन का आयोजन ढाका में हो रहा था। यह आयोजन सलीमुल्लाह खां नवाब था, नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह खान के घर, जिसका नाम था एहसान मंजिल के शाहबाग में हुआ। ठीक है, यह सम्मेलन दो चरणों में चला या 2 चरणों में पूर्ण हुआ। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि ये जगह क्यों रखी? ये जगह रखी है विशेष तौर पे इस संगठन के लिए। ठीक है, तो देखिए इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1886 में अलीगढ़ में की थी। अलीगढ़ यूपी में है, अलीगढ़ में की थी। पहले इसका नाम अलग था, 1890 में इसका नाम, वर्तमान नाम आया, नाम बदला। ठीक है, इसका सम्मेलन 1906 में ढाका में, और इसी सम्मेलन में इसकी स्थापना। बस ये खाली जगह इसीलिए थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप याद कर लेना। याद तो क्या मार सा करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। अब देखिए ये 2 चरणों में संपादित हुआ।
कितने? 2 चरण। मैं एक एक चरण पे बात करूंगा, ठीक है। प्रथम चरण, देखो प्रथम चरण में क्या याद रखना है। प्रथम चरण में बहुत आसान चीजें हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फिर दोबारा बता रहा हूं। अब 27, 28 और 29 दिसंबर 1906 को प्रथम सत्र हुआ, आयोजित हुआ, ठीक है। इसकी अध्यक्षता मैं दोनों नाम लिख लेता हूं, मुश्ताक हुसैन जुबेरी ठीक है, द्वारा नहीं सॉरी प्रथम चरण की इसने नहीं की, प्रथम चरण सरफुद्दीन ने की थी, सॉरी। अध्यक्षता नवाब जस्टिस, ये कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस थे, सरफुद्दीन द्वारा की गई। यह शैक्षणिक सत्र था। कैसा सत्र था? शैक्षणिक सत्र था। इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं की गई, ये शैक्षणिक सत्र था और नवाब जस्टिस सरफुद्दीन ने इसकी अध्यक्षता की और पहले 3 दिन ये चला था। अब मैं आता हूं दूसरे सत्र के ऊपर। दूसरा सत्र, ठीक है, दूसरा सत्र समझते जाइए बात को। 30 दिसंबर को (1906) को राजनीतिक सत्र शुरू हुआ। आरंभ हुआ। इसकी अध्यक्षता मुश्ताक हुसैन जुबेरी द्वारा की गई, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या ध्यान रखना था मैं फिर बता देता हूं। इसको नवाब की उपाधि दी थी ब्रिटिश द्वारा। क्यों? 18 वर्ष हैदराबाद की सेवा की इसने, हैदराबाद में पदाधिकारी था, इस कारण इसको नवाब की उपाधि दी थी। और दूसरा, हैदराबाद के निजाम ने वकार उल मुल्क की उपाधि दी थी। तो ये दोनों एक ही है ना, ध्यान रखना। ठीक है, मैं आगे वापस मेरी बात को कंटिन्यू कर रहा हूं। जुबेरी द्वारा की गई। इस सम्मेलन में सलीमुल्लाह खान द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है,
AIML का मतलब है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना का प्रस्ताव रखा, पारित भी हुआ। ठीक है, इस प्रकार इस दिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ठीक है, तो नवाब सलीमुल्लाह खान को हम संस्थापक मान सकते हैं और आगा खान को पहला मानद अध्यक्ष बनाया गया। सलीमुल्लाह खान के इस प्रस्ताव पर आगा खान उस समय एब्सेंट थे, सम्मेलन में भाग भी नहीं लिया था। ठीक है, आगा खान अनुपस्थित थे। थे। ठीक है, ये सारी बातें आप लिख लो। तो दूसरे सत्र में जो एजुकेशन सम्मेलन का सेकंड सेशन हुआ उसमें इसकी स्थापना जो है वो संभव हुई थी। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, तो ये तो बात होगी इसकी स्थापना की और किन किन लोगों का योगदान था, ये बातें मैंने यहाँ पे कर ली। अब मैं अगले स्लाइड पे आ रहा हूँ, आप इसको लिख लेना पूरा। इसकी स्थापना की गई। ठीक है, अब मैं इसी बात को कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस संगठन का पहला मानद अध्यक्ष, मानद क्यों? क्योंकि देखो, जब तक सम्मेलन नहीं होगा और सम्मेलन जब तक नहीं होगा तब तक आप किसको अध्यक्ष बनाओगे इसको। जैसे मान लो कि भाई 1906 में इन्होंने एजुकेशन सोसाइटी बनाई। अब 1906 में जब सोसाइटी की स्थापना हुई, एजुकेशन सोसाइटी का कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें संगठन तो बना दिया मुस्लिम लीग, लेकिन उसका पहला सम्मेलन तो 1907 में ही होना है। ठीक है, लास्ट दिन था, प्रस्ताव पास हो गया, संगठन बन गया। अब उसका सम्मेलन आगे 1907 में करेंगे, तो तब तक एक साल के लिए किसी को अध्यक्ष बनाना पड़ेगा। और चूंकि उसके सदस्य जो थे वो वही बने जिन्होंने सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, अनुपस्थित थे। भाग लेने वाले सारे सदस्य रजिस्टर्ड हुए वाले। एक मिनट, इसको अपन वहीं लिख लेते हैं, यहीं लिख लेते हैं। इस संगठन के सदस्य के रूप में उन सभी को नामित किया जिन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया था। इस सम्मेलन में भाग लिया था। समझ गए होंगे बात आपको। अब सदस्य तो बन गए, अब अध्यक्ष किसको बनाए? ठीक है, तो अध्यक्ष ऑनरेरी बनाया गया, मानद अध्यक्ष बनाया गया। क्योंकि अगर सम्मेलन मुस्लिम लीग का होता ना तो वहां स्थायी अध्यक्ष होता कोई न कोई एक साल के लिए, लेकिन सम्मेलन तो एक साल बाद होगा, इस कारण भाग लिया था। तथा प्रथम मानद अध्यक्ष के रूप में आगा खान तृतीय ठीक है को नियुक्त किया, को मनोनीत किया। ठीक है, तो सदस्य कौन बने तो आपको पता चल गया है कि जिन्होंने भी सदस्य के रूप में भाग लिया था वो सारे सदस्य बन गए और आगा खान को एक ऑनरेरी चेयरपर्सन के रूप में एक प्रकार से इनको नियुक्त किया गया। अब ये बात होगी यहाँ पे, इसकी स्थापना यहाँ पूरी हो जाती है। ठीक है, तो पृष्ठभूमि हो गई, स्थापना हो गई। अब हम देखेंगे इसके प्रमुख अधिवेशन कौन कौन से हुए और उन अधिवेशनों में क्या क्या एक प्रकार से
बातें भी और उद्देश्य क्या तय किए गए, ये सारी बातें हम अब आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।